अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज से मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको एफएससी के बायोलॉजी के जो चैप्टर्स होंगे उनके ऊपर लेक्चर दूंगा। स्टूडेंट, इस सीरीज़ की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सीरीज़ में मैं जो भी टॉपिक आपको बायोलॉजी के पढ़ाऊँगा उन सभी टॉपिक्स को मैं तीन वीडियोस में कवर करूँगा। इन टॉपिक्स को तीन वीडियोस में कवर करने का भी मेरा एक ख़ास मकसद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के ऊपर मैं कंसेप्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी लेक्चर्स हों वो कंसेप्ट के ऊपर बेस हों, ना कि आपको रट्टा लगवाऊँ जैसे दूसरे लोग करवाते हैं। इसलिए मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो 3 वीडियोस में कवर करूंगा। पहली वीडियो में क्या होगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर ही सिर्फ लेक्चर दूंगा, मतलब कि उस टॉपिक को ही एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन नंबर 2 पर जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं उस टॉपिक के अंदर जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी उनको कवर करूंगा। उनको कवर करने का मकसद ये है कि वो जो टर्म्स होती हैं ना, जो टॉपिक्स के अंदर छोटी छोटी टर्म्स होती हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होते क्योंकि मैट्रिक में या उससे पहले जो क्लासेस होती हैं उनमें टीचर्स का मेन मकसद सिर्फ बच्चों को मार्क्स देना है, ताकि बच्चे सिर्फ मार्क्स हासिल कर लें और बस। जिसकी वजह से जो बच्चे मैट्रिक के होते हैं या उससे नीचे क्लासेस के होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनकी बेसिक्स जो नीड्स होती हैं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए वो फुलफिल नहीं होती। और नंबर 3 जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं जो वो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके अंदर से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर और उनको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर, फाइनल पेपर में या क्लास के पेपर में, वो सभी कुछ आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट, पहली जो वीडियो है उसमें हमारा पहला लेक्चर है 12th क्लास का, चैप्टर नंबर 15 का पहला ही टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो होम्योस्टेसिस है ना, इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि ये होम्योस्टेसिस क्या होता है। उसके अलावा इसमें मैं आपको ऑस्मो रेगुलेशन, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन, इसके बारे में भी बताऊंगा। और इन टर्म्स के अलावा मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म और उनकी टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा, और साथ साथ में मैं आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, नंबर 1 पे होगी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन। तो देखें, सबसे पहले अगर स्टूडेंट मैं होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन बताऊं तो अगर आप इस वर्ड होम्योस्टेसिस के ऊपर गौर करें ना, तो ये अकेला वर्ड होम्योस्टेसिस छोटे छोटे 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है होमियो और दूसरा है स्टेसिस। अब ये जो होमियो है इसका मतलब होता है सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। और जो सेकंड पार्ट है इस वर्ड का स्टेसिस, उसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। तो अगर होम्योस्टेसिस का लिटरली मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है सिमिलर स्टेबिलिटी। लेकिन जैसा कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एफएससी के लिहाज से, तो मैं आपको इस एफएससी के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है पहले मैं वो लिख के उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मैंने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिख ली है। तो जैसा कि मैंने इसका लिटरल मीनिंग बताया कि सिमिलर स्टेबिलिटी होता है इसका मतलब, लफ्ज़ी मतलब। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर किया जाए तो देखें कि यहाँ लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। क्या होता है? बरकरार या बरकरार रखना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब कि अंदरूनी इन्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन रखना। फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कि
इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के असरात हैं, बुरे असरात, या मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, उतार चढ़ाव होता है, उनके असर को ख़त्म करके इंटरनल इन्वायरमेंट को बरकरार रखना, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। यहाँ मैंने फ्लक्चुएशन का क्या मतलब बताया? उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन जो है, इसको मैं थोड़ा सा अपनी ज़बान में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखें, फ़र्ज़ कर लें ये मैं एक रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ और इस रूम का टेम्परेचर जो है वो हाई है, गर्मियों के दिन है और इस रूम का टेम्परेचर हाई है। तो ये जो रूम का टेम्परेचर है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ रहा है तो हमारे जिस्म के अंदर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फ़र्ज़ कर लें नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 37.6 या 37, तो अगर इससे ऊपर चला जाए 40, 45, 50, इससे ऊपर, तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो अगर होम्योस्टेसिस का अमल ना हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी लिहाज से बढ़ता रहे, इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी बढ़ता रहे, तो इससे तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। सेल्स भी जो हमारी बॉडी, आपको पता है सेल से मिलकर बनी है, तो सेल भी डैमेज हो सकते हैं। इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर तबाह हो सकती है, ठीक है। इसलिए इन नुकसानात से बचने के लिए या बचाने के लिए अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये एक सिस्टम रखा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसको महफूज रखता है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो उसके ऊपर असरअंदाज करे, ठीक है। तो अब आपको मेरा ख्याल है कि होम्योस्टेसिस की समझ चल गई है, तो डेफिनेशन तो इसकी हो गई, ठीक है। अब मैं एक और इसके बारे में बताऊंगा इसी के अंदर, इसी डेफिनेशन के अंदर नंबर 2 पे है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किनके हैं? इन्वायरमेंट के। कौन से इन्वायरमेंट के? इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? इंटरनल इन्वायरमेंट की। इनके कुछ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे है वाटर, नंबर 2 पे है सोल्यूट और नंबर 3 पे है टेम्परेचर, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के। इसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर भी है, सोल्यूट, टेम्परेचर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनके अलावा जो उसमें 3 टर्म्स है ना, नंबर 1 पे है ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 पे है एक्सक्रीशन और नंबर 3 पे है थर्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट, ये जो 3 टर्म्स है ना, चैप्टर नंबर 15 के पहले पेज के ऊपर सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ना होम्योस्टेसिस वाला, इसके अंदर इन्हीं 3 टर्म्स के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करके ये चैप्टर उन्होंने मुकम्मल कर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर बात कर ली जाए ऑस्मो रेगुलेशन की, किसकी? ऑस्मो रेगुलेशन। तो स्टूडेंट, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है ना, इसमें किसकी रेगुलेशन होनी है? इसमें होनी है वाटर की रेगुलेशन, H2O, ठीक है। रेगुलेशन, ये जो वर्ड रेगुलेशन है इसका भी मतलब यही है मेंटेन रखना, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अलावा नंबर 2 पे है एक्सक्रीशन,
नंबर 2 पे है एक्सक्रीशन, मतलब के रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स या नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, मैं सिर्फ एन लिख रहा हूं, नाइट्रोजिनस वैसे वेस्ट है लेकिन इधर मैं सिर्फ एन लिख रहा हूं। ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये होता है एक्सक्रीशन। और उसके बाद आ जाता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, इसके लफ्ज़ जो ये वर्ड है इसी से इसकी डेफिनेशन मुकम्मल पता चल रही है कि थर्म, ये जो थर्म है ना, इसका मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इसमें रेगुलेट करना, मेंटेन रखना बॉडी टेम्परेचर, उसको क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। तो स्टूडेंट ये कुछ टर्म्स थी। अब नेक्स्ट चलकर मैं आपको बताता हूं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, उसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक, मतलब जो उनकी टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, वो क्या होते हैं। तो चलें इसको मैं इरेज करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि फीडबैक मैकेनिज्म और उसकी टाइप्स क्या हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे जो मैं आपको बता रहा था उसको अपने जहन में याद रखना है और मेरी बातों को अब सुनना है। फ़र्ज़ कर लें कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, उस टेम्परेचर को हमारी बॉडी ने महसूस किया। ठीक है, या उसके अलावा, टेम्परेचर के अलावा मैं एक और मिसाल आपको देता हूं कि एक सुई लें, नीडल सुई, उसको आप अपने हाथ के ऊपर ऐसे थोड़ा सा ज़ोर लगाकर मारें तो क्या होगा कि आपको दर्द महसूस होगी और आपका हाथ पीछे को जाएगा। ठीक है, वो क्यों हुआ है, क्योंकि उस नीडल ने इफ़ेक्ट किया है हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब वो जो इफ़ेक्ट हुआ है वो हमारी बॉडी के ऊपर हुआ और उसका असर हमारे दिमाग के ऊपर गया। ठीक है, हमारा दिमाग कंट्रोल सेंटर है जिसके पास वो गया और उसके बाद हमारे दिमाग ने रिस्पॉन्स किया, उसको रिस्पॉन्स बैक किया कि अब आपने हाथ को, मतलब रिस्पॉन्स बैक किया कि तुम पीछे हो जाओ क्योंकि यहाँ आपको खतरा है। तो ये जो इफ़ेक्ट होने के बाद बॉडी का रिस्पॉन्स है, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ये जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए होता है उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, अब इसकी जो दो टाइप्स हैं, नंबर 1 की है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में क्या है कि अगर टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बढ़ गया है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी अगर बढ़ जाए तो वो है पॉजिटिव फीडबैक। अगर बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो गया है तो हमारी बॉडी का भी कम हो जाए, वो है पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन इसके उलट अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और हमारी बॉडी का डिक्रीज हो गया है तो वो है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक। अंडरस्टैंड। इसके अलावा थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको मुकम्मल समझ नहीं आएगी, तो वो थोड़ा सा सुन लें। फिर इंशाल्लाह ताला नंबर 2 वीडियो शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको जो छोटी छोटी टर्म्स होंगी इसके अंदर उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैं आपको कंट्रोल सिस्टम का भी बताऊंगा। तो उसके लिए लेट्स सपोज मैं ये एक स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूं, वैसे ही आपको जैसी भी है आपको कंसेप्ट देना है। आपने सिर्फ इस बात पे गौर करना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है और ये
डायग्राम आपको क्या शो कर रही है। फ़र्ज़ कर लें ये जो मैंने ब्लैक मार्कर के साथ लाइनें लगाई हैं या डब्बा बनाया है ना, ये हमारी स्किन है, या हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वो वाला है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें इसका नाम दे दिया हमने स्किन। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी स्किन सेल से मिलकर बनी हुई है, तो मैं इसके अंदर 2-3 सेल्स बना देता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ समझाना है इसका मतलब, इसलिए सिर्फ ये 3 सेल बना दिए। अब देखें, ये स्किन है, टेम्परेचर मिसाल मैं देने लगा हूँ टेम्परेचर की, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर भी उसके असरात मुरत्तिब हुए। ठीक है, लेकिन अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है तो इंटरनल इन्वायरमेंट उतना इंक्रीज़ नहीं किया। इसकी क्या वजह है? ज़ाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो सिस्टम है ना इसके अंदर जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में उतना ही इंक्रीज़ नहीं कर रहा बॉडी का टेम्परेचर। तो वो जो सिस्टम इसको रेगुलेट कर रहा है या मेंटेन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है ना, उसको कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। फ़र्ज़ कर लें ये रेड मार्कर से मैंने कंट्रोल सिस्टम बना दिया है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम जो है, सबसे पहले स्किन के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम मौजूद होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। अब ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल सिस्टम। उसके अलावा अगर ये स्किन के ऊपर है तो सेल्स जो है, सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा नहीं, इसलिए अगर टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो गया तो उसका असर सेल्स के ऊपर भी हो सकता है। तो अगर सेल के ऊपर उसका असर हो गया तो डीएनए डैमेज हो सकता है टेम्परेचर की वजह से। तो इसके ऊपर भी कंट्रोल सिस्टम होते हैं मौजूद। ठीक है, सेल्स की मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी जो है ना, वो कंट्रोल सिस्टम मौजूद होते हैं। तो अगर 100 बात की एक बात की जाए तो कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बाहर माहौल में जो कुछ हो रहा है उसके मुकाबले में बॉडी का टेम्परेचर हो या कोई और काम हो, उसको मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है ना बहुत ज़्यादा कम होने देता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का आपको पता चल गया। तो स्टूडेंट इसके अंदर एक और छोटी सी टर्म थी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? तो स्टूडेंट ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इन सेल के, 2 सेल के दरमियान वाली जो स्पेस है ना, ये देखें ये स्पेस है, ये सारी की सारी, ये देखें ये स्पेस है सेल्स के दरमियान। ये जो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है, यहाँ एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड मौजूद होता है सेल्स के दरमियान में, मतलब कि 1 2 3 सेल्स हैं, 3 सेल के दरमियान में जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है उनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है उनको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक, कंसेप्ट इन होम्योस्टैसिस। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, पसंद आया और आपको समझ चली तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।